सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने पावर सिस्टम में कवर कर लिए हैं। ठीक है, आपको किस तरीके से नए बेस चेंज करके कैसे न्यूमेरिकल करें वो भी आता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है तब वो भी आता है, और दोनों साइड में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी पर रेफर करते वो भी आता है। दोनों का इंपीडेंस सेम होता है, 0.25 पर यूनिट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। और एक क्वेश्चन मैंने बताया है कि बड़े से सिस्टम को कैसे पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ठीक है, वहां से अगर आइडिया क्लियर नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके, क्लियरिटी हो सके कॉन्सेप्ट की किस तरीके से चीजें लग रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें जनरेटर G1, G2, G3 तीन जनरेटर है, एक मोटर है दैट इज सिंक्रोनस मोटर, एमवीए रेटिंग है तो सिंक्रोनस मोटर, दो स्टैटिक लोड है, लोड ए और लोड बी स्टैटिक लोड दे रखे हैं, और दो ट्रांसफार्मर दे रखे हैं दैट इज T1 ट्रांसफार्मर, इसको दे देते हैं हम लोग T2 ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया मैंने, चलिए ठीक है। और यहां पर G1, G2, G3, T1, T2 मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, लोड ए लोड बी, सबकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अपने हर एक कंपोनेंट का अपना इंडिविजुअल एमवीए और अपना इंडिविजुअल वोल्टेज और अपना इंडिविजुअल क्या दे रखा है, रिएक्टेंस दे रखा है। एक्स डबल डैश का मतलब है ये सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस रिएक्टेंस। देखो तीन तरह के रिएक्टेंस होते हैं, सब सिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड नॉट सब सिंक्रोनस बोलेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, सब सिंक्रोनस नहीं, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस या ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट। तो इस तरीके की चीजें चलती है। जैसे ही फॉल्ट आएगी, फॉल्ट एनालिसिस बताऊंगा मैं कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है, स्टडी स्टेट रिएक्टेंस क्या होता है। इस तरीके की सारी चीजें मैं फॉल्ट एनालिसिस में और क्लियरिटी से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स डबल डैश एक डबल डैश एज इट इज रखे रहने देना, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये सारा का सारा फॉल्ट में काम आएगा। ठीक है, अब बनाना है हमें, देखो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, सिलेक्ट G3, ये जनरेटर जो G3 है एज दी बेस जैसा कंसिडर करना है। ड्रॉ दी पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम, आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाने हैं। तो रिएक्टेंस डायग्राम बनाने में हम लोग ये डायग्राम क्यों बनाते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉल्ट। ठीक है, और फॉल्ट में स्टैटिक लोड का कोई भी रोल नहीं होता है, इस वजह से रिएक्टेंस डायग्राम में और एनालिसिस करते टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक लोड्स को नेग्लिजिबल रखेंगे। ठीक है, तो एक काम तो आसान हो गया, जितने भी स्टैटिक लोड है उनको नेग्लिजिबल कर देंगे और एक नोट पॉइंट लिख देंगे कि बिकॉज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉल्ट वी डू नॉट कंसिडर आवर स्टैटिक लोड। ठीक है, अब चलिए, अब सिलेक्ट बेस 3, मतलब अगर जनरेटर G3 देखें तो जनरेटर G3 ये यहां पे रहा, जो ब्लू कलर से मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये हमारा क्या है, बेस है, ये है बेस, इसको कंसिडर करना है हमें बेस वैल्यू। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एमवीए जो न्यू क्वांटिटी है वो तो फॉरएवर कितना रहेगा, जो G3 का एमवीए है, क्योंकि यही हमारा बेस है, तो एमवीए न्यू बेस कितना रहेगा, 50 एमवीए रहेगा। ठीक है, और यहां पर अभी के लिए G3 में अब वोल्टेज जो है, वोल्टेज बदलते रहेगा, तो वोल्टेज यहां पर G3 पे वोल्टेज कितना है, तो किलोवोल्ट बेस जो कि न्यू, ये बार बार चेंज होता रहेगा। ये अभी कितना है, 11 किलोवोल्ट, अभी के लिए मैंने 11 किलोवोल्ट लिख दिया है। अब ये देखो, ये फॉरएवर रहेगा, दैट इज फॉरएवर इसलिए लिखता हूं क्योंकि पूरे सिस्टम में एमवीए सारे कंपोनेंट्स के लिए सेम रहेगा। एमवीए न्यू की जगह हमेशा आपको क्या रखना है पूरे फॉर्मूले में, 50 एमवीए किसी भी कंपोनेंट के एनालिसिस में। सेकंड है कि जो वोल्टेज है वो बदलता रहेगा, तो अभी जनरेटर के लिए है, जनरेटर का रहेगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग सभी जगह पे अगर वोल्टेज बेस कंसिडर करें तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास अगर इस ट्रांसफॉर्मर, इस G1 और G2 का रेटिंग देखें तो यहां पर 6.6 किलोवोल्ट, ठीक है, एमवीए नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज लिख रहा हूं, 6.6 किलोवोल्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर यहां दे रखा है T1 ट्रांसफार्मर दे रखा है, तो ये है 6.6। ठीक है, यहां पे मैं अभी स्टार डेल्टा सब हटा देता हूं, 6.6 स्लैश कितना है, 33 किलोवोल्ट। ठीक है, और ये है ट्रांसमिशन लाइन, और वहां पर है हमारा T2 ट्रांसफार्मर कितना है, ये है 33 स्लैश कितना है हमारा, 11 किलोवोल्ट। और जनरेटर G3 का कितना है, 11 किलोवोल्ट। और मोटर का कितना है हमारा, मोटर का भी है 11 किलोवोल्ट, मतलब कि अगर G3 का 11 किलोवोल्ट है तो ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। मैंने एक चीज बताई थी कि यहां पर हमेशा वोल्टेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज इस बार, क्योंकि बेस क्वांटिटी ये लेने का बोला है हमें, G3 बेस क्वांटिटी लेने का बोला है, तो G3 का जो वोल्टेज है उसी को हम इधर लेते हुए आएंगे। तो चलिए अब इसको 11 किलो वोल्ट G3, यहां पर 11 किलो वोल्ट है, और सेकेंडरी के लिए भी जो रेड कलर से लिखूंगा वो क्या है, नए बेस वोल्टेजेस।
पूरे रेड कलर से कौन से लिखूंगा मैं, नए बेस वोल्टेजेस हर एक कंपोनेंट के। तो चलिए यहां पर सेकेंडरी साइड में 11 किलो वोल्ट है नया बेस वोल्टेज, यही 11 किलो जब इधर रेफर होके आएगा तो रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम, मतलब कि 33 डिवाइडेड बाय, देखिए ऐसे होता है, अगर मैं डिवाइड भी करना चाहूं तो 33 डिवाइडेड बाय 11 इनटू 11, ठीक है। तो ये नया है, रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम इनटू जो शिफ्ट कर रहे हैं वो वाला 11 की भी, तो 11 कैंसिल आउट, तो इस साइड में कितना हो जाएगा, इस साइड में 33 किलो वोल्ट हो जाएगा बेस वोल्टेज, ठीक है। तो मतलब कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में इस वाले T2 ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का जो नया बेस है, बेस वोल्टेज, वो भी 33 रहेगा और ट्रांसमिशन लाइन का भी 33 रहेगा, और इसका भी प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी का भी क्या रहेगा, 33 ही रहेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इस 33 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो फिर से हमारा क्या लग जाएगा, रेफर्ड फ्रॉम, देखिए एक और ध्यान दीजिएगा यहां पे कि यहां डेल्टा और स्टार है, जब ट्रांसफार्मर में मैं रेफर करूंगा तो इतनी आसानी से रेफर नहीं होता है, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, अभी पावर सिस्टम के लिए मैं डायरेक्टली लाइन टू लाइन का ही रेशो डायरेक्टली एज ए सिंगल फेज जैसे करते हैं वैसे ही कर रहा हूं, अदरवाइज डेल्टा स्टार में डिस्क्लेमर लगा रहा हूं यहां पे कि एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर होता है मैं ट्रांसफार्मर में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा MVA अपॉन MVA, किलो वोल्ट अपॉन किलो वोल्ट, तो जो फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी आप ये ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ कि यहां पर रिएक्टेंस डायग्राम बनाते टाइम पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 6.6 डिवाइडेड बाय 33 इनटू ये 33 इधर जाके कितना हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इधर जो 33 है, ये जो 33 है ये इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम इनटू 33, तो जब इधर रेफर होगा 33 कैंसिल आउट, तो बचा हुआ 6.6 किलो वोल्ट है, ठीक है। मतलब कि देखिए कि इधर G1 और G2 के लिए जो ये है इनकी ओल्ड रेटिंग, बट जो नया किलो वोल्ट बेस होगा वो भी कितना है, 6.6, मतलब वोल्टेज में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए बिल्कुल 33 किलो वोल्ट क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की बात करें तो देखो प्राइमरी साइड में 6.6 है और इसका भी यहां पर भी गिवन रेटिंग क्या है, 6.6, मतलब ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज जो पुराना है वो भी अभी है। देखिए इधर 33 तो इधर भी 33 है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर का भी कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 33 है, इधर भी 33, इधर 11, मतलब इधर 11, तो यहां पर भी 11। इसका मतलब थ्रू आउट कंपोनेंट में इनके इंडिविजुअल जितने भी वोल्टेज है, ओल्ड वोल्टेजेस है, जो नए वोल्टेज, नए बेस वोल्टेज आ रहे हैं वो भी क्या है, सेम है। मतलब कि आपको कैलकुलेशन में वोल्टेजेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बार बार वोल्टेजेस लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 1 बाय 1 सब कंपोनेंट का करते हैं हम लोग, तो G3 कंपोनेंट का सबसे पहले किसका करें हम लोग, G3 कंपोनेंट का। तो G3 कंपोनेंट का हम डायरेक्टली नया जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग पर यूनिट में लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, बेस लिया है G3 को ही। तो G3 का कितना 18%, तो यहां पर भी x डबल डैश कितना है 0.18 J0.18 पर यूनिट, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग कि वहां पर मोटर का करते हैं, ठीक है, वहां पर मोटर का करें अगर मोटर का, तो मोटर में क्या होगा, मोटर में अगर मुझे जेट पर यूनिट न्यू लेना हो, जेट पर यूनिट न्यू, तो ओल्ड कितना है मोटर में, देखिए मोटर में ओल्ड कितना है 25% है ओल्ड, तो मतलब क्या कर सकता हूं J.25 दैट इज ओल्ड, ठीक है, J.25 ओल्ड। अब देखिए MVA न्यू, मतलब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, मोटर के लिए MVA तो सबके लिए न्यू कितना रहेगा फॉर एवर 50, ठीक है, 50 MVA। ओल्ड कितना है मोटर का, ये जो अपना खुद का रेटिंग है क्या हो गया, ओल्ड हो गया, तो ये हो गया 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन कैलसी लेकर सबके बाद में कर दूंगा, ठीक है। अभी सिंपली ऐसे इक्वेशन जमा लेता हूं, तो यहां से मोटर का भी काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, मोटर का हो गया, ट्रांसफार्मर T2 की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर T2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बारी बारी से सबके लिए निकाला था वोल्टेजेस, बट यहां पर वोल्टेजेस सब सेम है तो मैं निकालूंगा नहीं, है ना। तो जेट पर यूनिट न्यू ओल्ड कितना है T2 का ओल्ड कहां गया हमारा, T2 का ओल्ड कितना है 20%, तो ये हो जाएगा J.2, ठीक है। MVA न्यू फॉर एवर 50, ओल्ड कितना है MVA, T2 का MVA कितना है 30, तो 30 कितना हो जाएगा ये। और वोल्टेज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज इसलिए नहीं लगा रहे, किलो वोल्ट अगर मुझे ओल्ड है तो ओल्ड किलो वोल्ट मान लो इधर की साइड में 11 है, तो यहां पर हमारा 11/11 का स्क्वायर मतलब लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो नए वोल्टेजेस है, नए बेस वोल्टेजेस है, वही पुराने वाले से ही मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी हम लोग, यहां पर भी लिखते हैं, अगर हम लोग वोल्टेज का होता तो लिखते हैं, बट वोल्टेज क्या है सेम है, इस वजह से मैंने यहां पर भी नहीं लिखा। इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में करूंगा। T2 का हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में TL लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में जेड पर यूनिट, जेड बेस कितना हो जाएगा, जेड बेस हो जाएगा हमारा, जेड बेस, या मैं डायरेक्टली कर देता हूं, ठीक है, जेड बेस, जेड पर यूनिट इक्वल टू ओमिक वैल्यू कितनी है हमारी, ओमिक वैल्यू है कहां 20 ओम पर फेज, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं J20, ठीक है, J20 इंटू MVA, MVA कितना है यहाँ का, MVA न्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाय KV स्क्वायर, तो KV कितना है 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्टली मैंने कर दिया है ना, जेड पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस, तो बेस क्या होता है KV स्क्वायर अपॉन MVA, तो उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है। तो जो भी आंसर आएगा मैं यहां पे पुट कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसमिशन लाइन हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हमारा T1 ट्रांसफार्मर। तो T1 ट्रांसफार्मर के लिए भी क्या है, वोल्टेजेस तो रेटिंग सेम है, वोल्टेजेस की रेटिंग सेम। एक क्वेश्चन कराऊंगा जब वोल्टेज बदलेंगे, ठीक है, तो वहां और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ T1 में क्या होगा कि जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू ओल्ड कितना है हमारा, T1 में ओल्ड कितना है हमारा 22%, तो 22% क्या हो जाएगा J 0.22 MVA न्यू कितना है 50 है, MVA ओल्ड मतलब कितना है 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां का भी लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग कहां चलेंगे, G1 और G2 ट्रांसफार्मर। तो G1 ट्रांसफार्मर के लिए फिर क्या लिख देंगे हम लोग, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू ओल्ड कितना है, ओल्ड देख लेते हैं इसके लिए 20% है ओल्ड, ठीक है, तो 20% है ओल्ड। देखो G1 और G2 की रेटिंग सेम है, तो मैं डायरेक्टली एक ही बार कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 25 6.6 और रिएक्टेंस भी क्या है बराबर है, तो एक ही बार कैलकुलेशन करूंगा मैं, ठीक है। तो G1 एंड G2 दोनों की कैलकुलेशन में एक ही बार कर देता हूं। तो यहां से ओल्ड कितना आ जाएगा J.2, ठीक है, MVA न्यू 50, MVA ओल्ड कितना है, इनका रेटिंग है 25, ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, तो यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। तो सबकी अब मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं कैलसी से, ठीक है, कैलसी से सबकी कर लेते हैं। तो यहां से चलते हैं सबसे पहले, तो 25 दूना 50 और 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो J 0.50 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद T2 ट्रांसफार्मर कटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा J 0.333 पर यूनिट। नेक्स्ट है हमारा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 33 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये हो जाएगा J 0.91 पर यूनिट, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक अगर हो जाए कैलकुलेशन में तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, छोटी छोटी गड़बड़ी कैलकुलेशन वाली हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कुछ नहीं होगी। कि पिछले एक जो न्यूमेरिकल करवाया ना, तो वहां पर जनरेटर का रिएक्टेंस मैंने कुछ और लिख दिया, 0.9 ले लिया, असल में वहां पे कितना है जो रहेगा वही रहेगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप कि सर ये आपने गलत कर दिया है ना। गलत कुछ नहीं है, कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए तो वो आप देख लीजिएगा ना, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइएगा। और यहाँ पे देखें अगर, तो ये कैंसिल आउट, तो 5/3 इंटू ये हो जाएगा 0.22, तो ये हो जाएगा J 0.366 पर यूनिट, ठीक है। यहां पर भी कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 4, J 0.4 पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें कर लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग सारे कंपोनेंट निकल गए। स्टैटिक लोड्स को हम लोगों ने क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है, क्योंकि फॉल्ट कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा स्टैटिक लोड का मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है, और आपके गेट के सिलेबस में भी स्टैटिक लोड को लेके पर यूनिट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब इसका रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं। इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो 2 जनरेटर है, ठीक है, इधर से क्या है 2 जनरेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन उसमें 2 जनरेटर को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरेटर G1 EG1, ठीक है, और ये हो जाएगा EG2, ये EG2, ठीक है, ये हो गया EG2, ठीक है। और यहां पर XG1 और XG1 और XG2 ये कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, यहां पर हमारे ट्रांसफॉर्म इसके J 0.4
और J.4। चलो मैं वैल्यू बाद में फिट कर दूंगा सारी ब्लू कलर से ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहां से लेंगे हम लोग, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मर आएगा, ट्रांसफॉर्मर T1, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और उसके बाद रहेगा लोड, और लोड में क्या है हमारा, 2 मोटर है, लोड में क्या है, 2 मोटर है, ठीक है। 2 मोटर बना दिया, प्लस माइनस ये हो जाएगा E1M और ये हो जाएगा E2M। नॉट 2 मोटर, एक मोटर है ना, एक जनरेटर है, तो यहां पर एक जनरेटर है, बट लगेंगे तो पैरेलल में ही एक जनरेटर है, ठीक है, भूलना नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा EG3, और इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोनों ग्राउंड क्या हो जाएंगे। अगर ऐसा भी रहे तो भी डायग्राम सही है, क्योंकि ये ग्राउंड और ये ग्राउंड बात तो एक ही है, ठीक है, एक ही पॉइंट है। तो दोनों को मिला भी दे तो भी एक ही बात है, ठीक है। और नहीं भी मिला रहे और अलग अलग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवीएल वहां पर भी घूम सकते हो। अब यहां पर रही बात इन सबको लिखने की, तो यहां हो जाएगा J.4, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर T1 कितना आ जाएगा, J.366, सब पर यूनिट में डेटा है ना, पर यूनिट में PU। और यहां पर ट्रांसमिशन लाइन का कितना है, J.91 पर यूनिट। और यहां पर हमारा T2 ट्रांसफॉर्मर का J.0333 पर यूनिट। इधर हमारा मोटर का कितना है, मोटर का है हमारा J.5 पर यूनिट, और जनरेटर G3 J.18 पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। सो कंक्लूजन ये है, इस तरह से डायग्राम हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे 10-20 नंबर। आप जो भी रहे, कॉलेज में रहोगे तो 10 नंबर भी मिल सकते हैं, आप डिपेंडिंग कि कौन से कितने नंबर में आता है। कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह के न्यूमेरिकल में एमवीए रेटिंग तो देखो फॉरएवर न्यू वही रहेगी, ओल्ड जो है, ओल्ड कौन सी हो जाएगी, अपनी जो इंडिविजुअल की रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी। बात किसकी रहती है, किलोवोल्ट की, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के कारण क्या होता है, अप डाउन होता है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मर की वजह से अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग वोल्टेजेस बदल जाते हैं। आपको क्या लेना है, जो भी आपको बेस रेटिंग दे, वहां पर जो भी ये हो, चाहे ये हो बेस, कोई सा भी हो, वहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, पहली बार में बेस वोल्टेज हो जाएगा। उस वोल्टेज को आप ट्रांसफर करते आता है, ये आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्या करते आता है, वोल्टेज को जम करवाता आता है। अब वोल्टेज जम करा दीजिए तो इधर का वोल्टेज आ जाएगा, ये वोल्टेज इधर जम करा दीजिए उधर का वोल्टेज आ जाएगा। बट लकीली इस केस में हमारा क्या है, जहां पर भी वोल्टेज देखा तो उनका नेम प्लेट रेटिंग से हमारा जो नया वाला वोल्टेज था ना वो मैच हो गया, इस वजह से कहीं पर भी वोल्टेज की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जहां पर आपको सारे वोल्टेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं क्वेश्चंस के। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ एन इंपीडेंस इज 0.7, ठीक है, पर यूनिट में आपको इंपीडेंस दे रखा, बाय कंसीडरिंग द बेसेस एस 300 kVA एंड 11 किलोवोल्ट, ठीक है। इनको बेस कंसीडर करके जो पर यूनिट में वैल्यू है आपकी 0.7 है इंपीडेंस की। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द ओमिक वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग पहला क्वेश्चन तो कर देते हैं। फाइंड द ओमिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू पूछिए आपसे, तो बेसिस कौन से कंसीडर किए, तो मैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का अगर देखूं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का, तो हमारे बेसिस क्या है, यहां पर बेस क्या हो जाएगा हमारा 300 kVA, जिसको MVA में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 0.3 MVA भी बोल सकते हैं, ठीक है, 0.3 MVA भी बोल सकते हैं। और यहां पर क्या है 11 किलोवोल्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें जेड बेस निकालना पड़ेगा। जेड बेस क्या हो जाएगा, kV स्क्वायर अपॉन MVA, तो 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA 0.3, तो ये हो जाएगा जेड बेस, ठीक है। और जेड बेस निकालने के बाद जेड बेस देख लेते कितना हो जाता है एक बार करके, 0.3, तो ये हो जाएगा 403.3333, है ना, 4 बार ले लीजिएगा, ठीक है। ओम काय में आ जाएगा, ओम आ जाएगा। और यहां से पर यूनिट गिवन है, तो मतलब कि जेड पर यूनिट इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। इसका मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, ओमिक क्वांटिटी, ओमिक वैल्यू का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू, सेकंड में लिख दिया मैंने, ठीक है, ओमिक वैल्यू। ये ओमिक वैल्यू का मतलब क्या है, आपका एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, जेड पर यूनिट दे रखा है 0.7 इंटू 403.3333, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो कितना हो जाएगा ये एक्चुअल 282.333 ओम,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल वैल्यू 282.333। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, डज दिस ओमिक वैल्यू चेंजेस इफ द बेसिस आर चेंज्ड टू 400 kV या 33 kV किलोवोल्ट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल यस बोल देते हैं और चेंज करके बता देते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, सेकंड नंबर का कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, तो जब भी ओमिक वैल्यू, देखो आप एग्जाम्पल नंबर पहला दीजिए, है ना, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा पर यूनिट सिस्टम का, उसमें देखिए मैंने टेस्ट लिया था दो बच्चों का, ए और बी का, और एक को 5 नंबर आए थे, एक को 10 नंबर आए थे। क्या उनके एक्चुअल नंबर चेंज हो रहे थे, न्यूमरेटर चेंज हो रहा था? नहीं, बार बार रेफरेंस चेंज हो रहा था। तो इसलिए हम लोग एक अच्छा दूसरा बुरा, दूसरा अच्छा पहला बुरा, ऐसा बोल के कर रहे थे। मतलब उनके 5 और 10 मार्क्स जो एक्चुअल मार्क्स वो कभी चेंज हो रहे थे क्या? नहीं चेंज हो रहे थे। इसका मतलब जो ओमिक वैल्यू है, ओमिक वैल्यू काय काय पे रिलेट करती है, जो भी ओमिक वैल्यू होती है, रो, एल और ए, है ना, रेजिस्टिविटी, जब तक कि मटेरियल चेंज नहीं कर देते जब तक उसका ओमिक वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। जब तक लेंथ चेंज नहीं कर दे जब तक उसका ओमिक वैल्यू चेंज नहीं होगा। जब तक उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर चेंज नहीं कर दे जब तक ओमिक वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन शॉर्ट, जब भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जब तक चेंजेस नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब तक ओमिक वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो हम क्या बोल देंगे, इसका आंसर नो बोल देंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, तो मैं एग्री करवा देता हूं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी गिवन डेटा है, जो भी हमारा इस पे जेट पर यूनिट नया निकालेंगे, जेट पर यूनिट न्यू निकालेंगे, है ना। न्यू पर यूनिट क्या हो जाएगा, ओल्ड कितना हमारा 0.7 है, 0.7 ओल्ड है। एमवीए न्यू कितना है, क्योंकि नए बेस है, तो एमवीए मतलब केवीए बाद एक ही है, तो एमवीए हमारा क्या हो जाएगा, न्यू ये है, और ओल्ड क्या है 300, ठीक है। और किलोवोल्ट ओल्ड क्या है, ओल्ड है हमारा 11 और न्यू कितना है 33। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसल आउट, तो 11/33 का स्क्वायर इंटू 1.3333 इंटू 0.7, तो ये हो जाएगा नया जो पर यूनिट में आएगा इंपीडेंस 0.1037 पर यूनिट। और अगर मुझे एक्चुअल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड पर यूनिट, मतलब कि जेड पर यूनिट 0.1037, और इसमें क्या करना पड़ेगा, जेड बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जेड बेस किससे निकालेंगे, नए वाले से, तो जेड बेस कितना हो जाएगा, केवी स्क्वायर 33 का स्क्वायर अपॉन एमवीए मतलब 0.4 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.1037, मतलब तकरीबन ये भी 282.323 ओम, मतलब लगभग वही वैल्यू आ गई है। लगभग क्या, एग्जैक्टली सेम है वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ओमिक वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप रेफरेंस चेंज कर दिए, ठीक है। वैसे ही जैसे हमारे 5 और 10 नंबर टेस्ट में, पहला जो टेस्ट लिया था मैंने फर्स्ट नंबर पे, उसमें चेंज हो रहा था कि नहीं चेंज हो रहा था। तो पर यूनिट क्या है, रेफरेंस बदलते से पर यूनिट चेंज होगा। देखो पर यूनिट चेंज है, एक में 0.7 है, एक में 0.1037 है, बट ओमिक वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। यही ब्यूटी है कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रेफरेंस चेंज करेंगे तो पर यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द न्यू पर यूनिट वैल्यू। इसके ऊपर नई पर यूनिट वैल्यू, चलो आई गया आंसर हमारा। थर्ड वाले का जो आंसर है, न्यू पर यूनिट वैल्यू जो है ये आई चुकी है, जेड पर यूनिट न्यू निकाली चुके हम लोग। देखो इधर न्यू निकाला हम लोगों ने, तो 0.1037 पर यूनिट ये हमारी नई पर यूनिट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन हो गए। तो आपको आई होप कि यहां से एक नई चीज पता चली होगी कि ओमिक वैल्यू जब तक ज्योमेट्रिकल छेड़खानी नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल छेड़खानी का मतलब है रो एल और ए में जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक ओमिक वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती है। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करे हैं। आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और इसके ऊपर करते हैं ताकि पर यूनिट सिस्टम हमारा कॉन्क्रीट हो जाए।